हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादप के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अनावृत्तबीजी की, और दूसरी साइड हमारा क्या है, आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, अर्थात इनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में फ्लावर जो है अवश्य लगते हैं। वहीं हम अनावृत्तबीजी की यदि हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की, तो इनके जीवन काल की किसी भी अवस्था में पुष्प जो है नहीं लगते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें पुष्प जो है अनुपस्थित होते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो आप पहला डिफरेंस भी यही है कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें पुष्प जो है अनुपस्थित होते हैं। वहीं आवृत्तबीजी की यदि हम बात करते हैं तो इनमें प्रायः पुष्प जो हैं उपस्थित होते हैं। दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इसमें जो जनन अंग होते हैं ये प्रायः शंकु में उत्पन्न होते हैं, यानी इनमें कोन का निर्माण होता है, यानी शंकु बनते हैं, और शंकु के अंदर मेल व फीमेल कोन का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रमुख डिफरेंस है कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर तो बनते नहीं हैं, तो जब फ्लावर ही नहीं बनते हैं तो इनमें शंकु बनते हैं। तो शंकु में ही क्या उत्पन्न होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं, और वहां पे मेल व फीमेल दोनों प्रकार के कोन के अंदर पाए जाते हैं जनन अंग। वहीं यदि हम आवृत्तबीजी की बात करते हैं तो आवृत्तबीजियों का प्रमुख लक्षण है कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं। इसके अलावा जब पुष्प पाए जाते हैं तो पुष्प ही किसी भी आवृत्तबीजी के प्रमुख जनन अंग का काम करते हैं। तो आवृत्तबीजी में पुष्प ही किसी भी पादप के जनन अंग होते हैं। तो ये आपको याद रखना। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो बीजांड होते हैं ये नग्न अवस्था में होते हैं, यानी अनावृत्तबीजी की खासियत होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इनमें पुष्पों का तो अभाव होता है। तो पुष्पों के अभाव के कारण इनके बीजांड जो होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, यानी कि नेकेड होते हैं। तो इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म को नेक्ड प्लांट भी कहते हैं, अर्थात नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीजांड खुले हुई अवस्था में होते हैं, अर्थात बीजांड के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसके चारों ओर किसी भी प्रकार की अंडाशय भित्ति यानी ओवरी वाल नहीं पाई जाती है। इसी कारण से तो ये नग्न यानी कि नेक्ड अवस्था में होते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं होती है, अर्थात ये खुले हुए होते हैं। इसीलिए इनको हम नेकेड प्लांट भी कहते हैं, यानी कि नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। तो अनावृत्तबीजी में आपको याद रखना है कि बीजांड प्रायः नग्न होते हैं, अर्थात इनके चारों ओर किसी भी प्रकार के अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। वहीं यदि हम आवृत्तबीजियों की बात करते हैं तो इनमें बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति पाई जाती है, और जो बीजांड होते हैं वो स्पष्ट रूप से अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं, और निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। इसके बाद देखिए चौथा डिफरेंस क्या है कि जो निषेचन की प्रवृत्ति होती है, तो निषेचन एवं त्रिक संलयन यानी फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फिजन, ये दोनों क्रियाएं ही अनुपस्थित होती है अनावृत्तबीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, यानी कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें ना तो निषेचन होता है और ना ही इनमें त्रिक संलयन की क्रिया होती है। आवृत्तबीजियों की यदि हम बात करें तो इनका प्रमुख लक्षण ही होता है कि इनमें निषेचन होगा ही होगा। तो निषेचन की क्रिया और त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फिजन दोनों की क्रिया ही आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर पाई जाती है। पांचवा डिफरेंस देखिए क्या है कि जो भ्रूणपोष होता है जिसको कि हम एंडोस्पर्म कहते हैं, तो भ्रूणपोष किसी भी अनावृत्तबीजी के अंदर यदि हम बात करें तो यह हेप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है। अगुणित का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, एक होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगुणित यानी कि हेप्लॉइड कहते हैं। अक्सर आपको याद रखना है कि जो अनावृत्तबीजी पादप होते हैं इनमें एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष हमेशा अगुणित होता है, तथा निषेचन के पहले ही इसका निर्माण हो चुका होता है, यानी निषेचन के पहले ही बन जाता है इनमें भ्रूणपोष। वहीं यदि हम आवृत्तबीजियों की बात करते हैं तो पहली चीज तो यह है कि इनमें भ्रूणपोष निषेचन के बाद निर्मित होते हैं। जब निषेचन हो जाता है और त्रिक संलयन हो जाता है उसके पश्चात एंडोस्पर्म का निर्माण होता है किसी भी आवृत्तबीजी पादप के अंदर। वहीं यदि हम बात करें भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष कैसे होते हैं, त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो आवृत्तबीजियों में आपको याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होते हैं वो हमेशा त्रिगुणित होते हैं, यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि जो परागकण होते हैं ये सीधे ही बीजांड यानी कि ओव्यूल से माइक्रोपाइल तक पहुंचते हैं।
आपको याद रखना है कि जो अनावृतबीजी पादप होते हैं इनमें पोलन ग्रहण यानी कि जो परागकण होते हैं ये सीधे कहां से, बीजांड से यानी कि ओव्यूल से सीधे माइक्रोपाइल, जिसको कि आप बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं, तो परागकण सीधे ही बीजांड से माइक्रोपाइल तक पहुंच जाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं आवृत्त बीजियों की, तो इनमें परागण की क्रिया होती है, यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया के माध्यम से परागकण पुंकेसर से निकल करके कहां आते हैं, वर्तिकाग्र की सतह पर आते हैं। जैसे ही वर्तिकाग्र की सतह पर आते हैं वहां पे पराग नलिका का विकास हो जाता है और फिर पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब के माध्यम से वो परागकण कहां पहुंचते हैं, जाकर के बीजांड के माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार पर पहुंचते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि परागकण सीधे ही बीजांड से कहां पहुंच जाते हैं, माइक्रोपाइल तक पहुंच जाते हैं। वहीं आवृत्त बीजियों में याद रखना है कि इनमें जो परागण की क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप पराग नलिका के माध्यम से ही परागकण जो होते हैं ये बीजांड द्वार के माइक्रोपाइल एंड तक पहुंचते हैं। आखिरी डिफरेंस देखिए क्या है कि जो जाइलम होते हैं अनावृतबीजी पादपों के अंदर जो जाइलम होते हैं, जो कि जाइलम व फ्लोएम बेसिकली वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन ऊतक कहलाते हैं। जाइलम आपको याद रखना है कि जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं। यह भी प्रमुख विशेषता किसकी, अनावृतबीजी पादपों की, कि इनमें वेसल्स जो है अनुपस्थित होते हैं यानी कि एब्सेंट होते हैं। वहीं आवृतबीजी पादपों के जाइलम में स्पष्ट रूप से वेसल्स यानी कि कणिकाएं जो है या वाहिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से आवृतबीजी व अनावृतबीजी पादपों के मध्य आपको अंतर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।